حال۔ अम्मा ताजा सब बताकर खामोशी से सर झुकाए बैठी थीं और तेहाम तो जैसे पत्थर का हो गया। माया की बेचैनी और खौफ अब समझ आ रहा था। अब सब समझ आ रहा था कि वो क्यों ज़हनी तौर पर बहुत पीछे रह गई। वो क्यों छूने पर डर जाती थी, सहम जाती थी। उसका दिल बंद होने लगा। वो इतने ज़र्फ़ वाला नहीं था, मगर इस बार माया की मोहब्बत ने ज़र्फ़ बख्शा था। अब समझ आ रहा था कि वो क्यों ज़हनी तौर पर बहुत पीछे रह गई है। वो क्यों छूने पर डर जाती थी, सहम जाती थी। उसका दिल बंद होने लगा। वो इतने ज़र्फ़ वाला नहीं था, मगर इस बार माया की मोहब्बत ने ज़र्फ़ बख्शा था। वो माया के लिए तकलीफ़ महसूस कर रहा था। वो पछतावा या गुस्सा महसूस करना चाह रहा था, मगर उसके अंदर माया के लिए जो नरमी और मोहब्बत थी, वो भी बढ़ चुकी थी। काश वो उसे खुद में समेट ले और पूरी दुनिया से छुपा ले, उसके सब खौफ दूर कर दे, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ भर दे। वो गुमसुम सा बैठा था। अम्मा ताजा खामोशी से उठकर अंदर चली गई। माया अपनी ग्रैनी मामा के पहलू में लेटी सोच में गुम थी। वो उसके पास बैठकर बाल संवारने लगी। अपने कमरे में चली जा गुड़िया, खामद को नाराज़ नहीं करते। उन्होंने प्यार और नरमी से समझाया। डर गई कहीं उसे तहाम छोड़ ही ना दे। अब कोई भी होता तो छोड़ देता। तहाम भी तो आम मर्द ही था जो माजी जान चुका था, और वो गलत थी। नवाबजादा तेहाम तैमूर आम इंसान ही तो नहीं था, ख़ास था वो हमेशा से। नहीं, वो गंदे हैं, बहुत बुरे हैं, नहीं जाना। और वो तहाम को सोच कर ही सहम गई। अम्मा भी और ताजा परेशान होकर एक दूसरे को देखने लगी थी। नुदरत भी जा चुकी थी। घर वापस और जाने से पहले माया को समझाया था उसने, मगर वो कुछ सुनने को तैयार ना थी। ग्रैनी मामा के पहलू से निकलने को तैयार ही नहीं हो रही थी। वो बुरा नहीं है गुड़िया, क्या वो मारता है या कभी डांटा तुम्हें? अम्मा ताजा के नर्म सवाल पर वो नफ़ी में सर हिलाती बात सुनने को तैयार उन्हें देखने लगी। वो ख्याल रखता था, नरमी से बात करता था, और डांटता तो बिल्कुल नहीं था। माया उससे बात करना चाह रही थी, उसे देखना चाहती थी, मगर डर रही थी। अगर उसके पास नहीं गई और उसकी बात ना मानी तो अल्लाह नाराज़ होगा। क्या चाहती हो, अल्लाह नाराज़ हो? आज जब वो सुनने को तैयार हुई तो उन्होंने उसी के अंदाज में उसे समझाना चाहा। माया परेशान हुई। नहीं, अल्लाह को नाराज़ नहीं करना, बिल्कुल नहीं। वो बेचैनी से नफ़ी में सर हिलाने लगी। तो फिर तहाम की बात माना कर, वो तेरा खामद है, वो बुरा नहीं, उसे नाराज़ मत करना। अगर वो नाराज़ हुआ तो अल्लाह नाराज़ हो जाएगा। उसे खुश रखा कर गुड़िया। हमने तो जल्द घर चले जाना है, तूने अब यहीं रहना है अपने तेहाम साईं के पास, उससे दोस्ती कर। अम्मा ताजा की बात गौर से सुनती वो उनके जाने का सुन बेचैन हुई थी। उनके बगैर रहना अब मुश्किल लग रहा था। अब वो 2 रोज़ से अम्मा ताजा को अपनी ग्रैनी मामा के अलावा ना किसी को देख रही थी, ना बात कर रही थी। अपनी तरफ से तो सबसे लाताल्लुक़ होकर वो उनके साथ जाने को तैयार थी। पर अम्मा ताजा, मैं यहाँ अकेली नहीं है हमारी गुड़िया। ये सब घर वाले इतना प्यार करते हैं, तेहाम ख्याल रखता है। क्या तू नहीं चाहती कि अल्लाह राज़ी हो? वो कुछ कहना चाह रही थी जब उन्होंने टोक दिया उसे। वहाँ दावियाल है, सब बुरे लोग हैं, यहाँ महफूज है, यहाँ तेहाम किसी को कुछ नहीं कहने देगा। अम्मा ताजा ने उसे तेहाम का सहारा लेने पर उकसाया। उसे समझाया कि तेहाम के अलावा उसे कोई नहीं बचा सकता, ताकि वो तेहाम से करीब हो, उसके साथ महफूज महसूस करे, और वो उनकी बात पर एतबार करती थी। तभी सोच में मुब्तला हुई। कभी कभी खुदा को राज़ी करना कितना मुश्किल होता है। वो तेहाम को खुश करके अल्लाह को राज़ी कर सकती थी, मगर तेहाम से खौफ भी आता था। उसने सब समझ लिया, मगर मुश्किल तरीन बात तो ये थी कि अम्मा ताजा और ग्रैनी मामा वापस जाएंगी और वो यहीं रहेगी हमेशा के लिए। वो उनके सीने से लगकर दिल गरीफ्ता सी रोने लगी। उन्होंने रोने दिया। जानती थी कि इसके बाद वो जल्द संभल भी जाएगी। तेहाम की खामोशी उलझा रही थी। न जाने उसे माया के माजी से फ़र्क पड़ा था या नहीं, वो नहीं समझ पाई। रात के दूसरे पहर अपने कमरे में बेचैनी से टहलता तेहाम आखिर बेसकूनी और बेचैनी से तंग आकर बाहर निकला। हवेली में तारीकी और सन्नाटे का राज था। सीढ़ियों से नीचे उतरकर माया की ग्रैनी के रूम की तरफ देखा। माया, ओह माया! वो बालों में हाथ फेरता सर दाह भरकर बोला। आज सब्र नहीं हो रहा था। आज उसको यूं खुद से दूर रखकर तड़प उठा था वो। दरवाज़ा खोलकर आहिस्तगी से अंदर दाखिल हुआ। उस पल वो भूल गया उस नवाब हवेली का लाडला नवाबजादा है वो, जिसे अगर कोई यूं देख ले तो क्या सोचे। सामने बेड पर अम्मा भी के साथ लगकर वो सो रही थी, और कुछ फासले पर पड़े तख्तनुमा सोफे पर अम्मा ताजा सो रही थी। वो धीरे से चलता माया के पास पहुंचकर बेड के पास नीचे बैठ गया। माया, उसने नर्म सर गोशी में पुकारते यकटुक उसे देख रहा था। किसी मासूम बच्चे की तरह सिमट कर सोती वो तेहाम के जज्बात जगा रही थी। माया, मेरी बात सुनो। उसने आहिस्तगी से उसके करीब होकर सर गोशी में पुकारा तो वो जाग कर अचानक डरी, और इससे पहले कि वो चीखती वो उसके मुंह पर हाथ रख गया। वो फटी फटी आंखों से तेहाम को तक रही थी। उसने हाथ हटा लिया। माया के पास लेटी अम्मा भी जाग चुकी थी, मगर तेहाम की आवाज़ पर साकित पड़ी रही। नाराज़ हो,
आई एम सॉरी, प्लीज़ माफ़ कर दो। वो अपने कान पकड़कर माफ़ी मांगने लगा। माया मुतवज्जो हुई, वो इतना भी बुरा नहीं था। खामोशी से उसे तकने लगी और मज़ीद खिसक कर वो करीब हुआ। मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे लिए उदास होता हूँ। वो नरमी और उदासी से बोल रहा था। अम्मा ताजा की बातों का असर था कि वो उसे सुन रही थी। मुझे ग्रैनी मामा के साथ रहना है, हमें घर छोड़ना है। वो एक बार कोशिश कर रही थी कि ग्रैनी मामा के पास रह जाए। जो समझाया गया वो सब तो ठीक था, मगर उनके बगैर कैसे रहे? मुझे छोड़कर चली जाओगी? अगर वहाँ दावियाल ने मारा तो? वो सरगोशी में पूछकर उसका चेहरा बगौर देखने लगा, जहाँ खौफ के तासुरात नुमायां हुए थे। अब मैं तुम्हारी ग्रैनी मामा के जाने के बाद मिलवाने ले जाया करूँगा, तुम्हारा ख्याल रखूँगा, किसी को मारने नहीं दूंगा। प्लीज़ मेरे पास आ जाओ माया। क्या मुझसे डर लगता है? मैंने तो कभी तुम्हें डांटा तक नहीं, सज़ा नहीं देता, मारता भी नहीं हूँ। अगर तुमने मुझे माफ़ ना किया तो मैं भी नाराज़ हो जाऊँगा और कभी बात नहीं करूँगा। उसकी बातों पर गौर करती माया ने आखिरी बात पर बेचैनी से उसे देखा। वो नाराज़ हुआ तो अल्लाह भी नाराज़ हो जाएगा। वो परेशान हुई। ग्रैनी मामा, वो बेचारगी से बोली, जैसे कोई चारा ना। उसे तेहाम की बात मानना थी, मगर अपनी ग्रैनी मामा भी चाहिए थी। तेहाम को उस पर प्यार है। उनके पास आ जाना सुबह, वो सो रही हैं और मेरे साथ जाने पर उन्हें भी अच्छा लगेगा। वो आज हर हाल में माया को साथ ले जाना चाह रहा था। वो मुतज़ब्ज़ब सी उसे देखने लगी, फिर उठकर बैठ गई। तेहाम का अटका सांस बहाल हुआ। प्रॉमिस करें, मुझे तंग नहीं करेंगे, डांटेंगे भी नहीं और ग्रैनी मामा से भी मिलने देंगी? वो हाथ बढ़ाकर वादा चाह रही थी। तेहाम ने उसका नाजुक मुलायम सा हाथ नरमी से थाम कर लबों से लगाया। प्रॉमिस, जैसा कहोगी वैसा करूँगा। वो चमकती आंखों से उसे देखकर बोला। माया ने सर हिला दिया। एक नज़र पलटकर दोनों को सोता देखा और बेड से उतरी। जिस्म कँपा रहा था, मगर यकीनन अल्लाह को आज खुश कर चुकी थी। वो, यहाँ हूँ, मैं ले जाता हूँ, शूज़ यहाँ नहीं पड़े। वो उसे जूता ढूंढता देख बोला और उससे पहले कि वो कुछ कहती उसे नरमी से बाजुओं में उठाकर तेज़ी से बाहर निकला। कब से नतीजे की मुंतज़िर अम्मा भी और अम्मा ताजा ने सकून का सांस भरा। मुझे उतारो, ऐसा मत करो, डर लग रहा है। वो खौफज़दा सी आंखें फैलाकर तेहाम को देखने लगी। इस बार चीखने का काम नहीं कर सकती थी, ना वो तेहाम को कुछ कहकर नाराज़ कर सकती थी, मगर खौफ से उसका दिल शिद्दत से कांप रहा था। क्यों डर लग रहा है? अच्छा, रूम में जाकर उतार दूंगा, ऐसा ना हो तुम गिर जाओ। परेशान मत हो माय डॉल। उसे नरमी से खुद से लगाकर वो बोला तो माया को खामोश होना पड़ा। उसके पास बहुत दिलासे थे, मगर वो उसे नीचे हरगिज़ नहीं उतारने वाला था। वो उसका खौफ समझ रहा था, दिल की तेज़ धड़कनें भी महसूस कर रहा था, मगर वो उसे अपना आदी करना चाहता था। रूम में जाते उसने उसे बेड पर लेटाकर पीछे हो गया। वो एक किनारे पर सिमट कर सोने लगी। अगले कुछ सेकंड में वो सो भी चुकी थी। सोफे पर बैठा तेहाम उठकर उसके पास जाकर लेट गया। उसके नाजुक से वजूद को एहतियात से खुद से लगाकर उसे तकने लगा। उसे पा लेने के बाद जैसे 2 दिन वो दूर हुई थी, तेहाम को लगा सांस लेना भी तकलीफ दिया। वो हर दिन उसके लिए अजीज़ता रो रही थी। उस पर झुककर नरमी से उसके नाजुक नक्श चूमने लगा। उस रात वो सोया नहीं, सो ही नहीं सकता था। अगले रोज़ अम्मा ताजा और ग्रैनी मामा वापसी के लिए तैयार थीं। हवेली वालों ने बहुत ख्याल रखा था और अब भी बेगम नवाब ने उन्हें मज़ीद रुकने का कहा। नहीं जी शुक्रिया, बहुत अच्छा वक्त गुजरा, अब चलते हैं। दावियाल बेटा घर पर अकेला होगा, जब तक हम यहाँ होंगे गुड़िया सही से एडजस्ट भी नहीं कर पाएगी। हमारे साथ रहती है, सबसे घुल मिल नहीं रही, पुराने सहारे छूटेंगे तभी आप सब। अम्मा ताजा ने शर्मिंदगी और बेचारगी से वजाहत देना चाहिए। जब नवाब बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखा तो खामोश हो गए। हम ज़रूर शिकायत करते या नाराज़ होते अगर तेहाम इस बात से परेशान होते। बस तेहाम की परेशानी यहाँ कोई कबूल नहीं करता। आप फिक्र मत करें, वो खुश हैं माया के साथ। उनकी खुशी के लिए तो हम सब ने भी बिना देखे बिना जाने माया को दिल से कबूल किया और आगे भी करेंगे। नवाब बेगम ने नरमी से कहते उन्हें शर्मिंदगी से निकाला। अम्मा ताजा ने शुक्र भरी निगाहों से उन्हें देखा था। जाने से पहले माया को एक बार फिर अच्छी तरह समझा दिया कि वो यहाँ तब तक महफूज है जब तक तेहाम जाए, इसलिए तेहाम को खुश रखे। मगर वो रोती जा रही थी कि वो लोग ना जाएं, मेरी ग्रैनी मामा को नहीं ले जाएं, अम्मा ताजा को भी नहीं प्लीज़। वो रोहानसी होकर तेहाम के सर पर पहुंची जो उन्हें ले जाने को तैयार हो रहा था। उन्हें ना लेकर जाऊं ताकि तुम उनके पास हो हर वक्त। वो परफ्यूम स्प्रे करता बुड़बुड़ाया तो वो तो खुश था, जाने का फैसला कर लिया उन्होंने। वो जब तक नहीं थे तो माया उस पर डिपेंड करती थी। वो पलट कर उसे देखने लगा जो रो रही थी। अभी वो लोग जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मैं बाद में मिलवाने ले जाऊंगा तुम्हें। वो नरमी से उसका चेहरा हाथों के प्याले में लेकर बोला। वो भीगी आंखें लिए नाराज़गी से तेहाम को देख रही थी। आई प्रॉमिस, उन्हें दोबारा ले आऊँगा। अंगूठे से उसकी भीगी पलकों को नरमी से साफ किया। वो नाराज़गी से मुंह मोड़ गई। उस वक्त उसका जहन सिर्फ अपनी ग्रैनी मामा के जाने पर अटका था। तेहाम ने झुककर उसके भीगे गाल चूमे। भीगी सुर्ख आंखें, नम गुलाब
गुलाबी गाल और सुर्ख होती नाक लिए वो उसे बुरी तरह मुतवज्जो कर रही थी। वो भूल गया उसे कहीं जाना है, वो क्यों तैयार हुआ है। वो उस वक्त बस माया को देख रहा था, जो उसके करीब होने पर भी गायब दिमागी से बस ग्रैनी मामा को रोकने का सोच रही थी। वो बेताबाना उसके गाल, आंखें और नाक को लबों से छूता पागल हो रहा था। वो भीगा लम्स उसे अपील कर रहा था। माया उसके पुरहिद्दत लम्स से परेशान होकर उसे पीछे करने लगी। उसे खुश करना इतना मुश्किल होगा वो सोच भी नहीं सकती थी। तेहाम खुद पर काबू पाता पीछे हुआ और तेजी से बाहर गया। तपता सुर्ख चेहरा लिए माया ने अपना सांस बहाल करते फिर से रोने की तैयारी की थी। अब वो सारा दिन उनके जाने का गम मनाती रही थी। तेहाम से भी नाराज़ हो गई थी। वो उसे खुश करती रहे और वो उसकी बात भी ना माने। ये नाइंसाफ़ी उसे रुला रही थी। तेहाम के कपड़े, जूतियाँ सब निकाल कर उसने फैला दिए। हर चीज़ पर गुस्सा निकाला। और काश वो ऐसा ही हाल तेहाम का भी कर सकती। कमरा कुछ ही देर में किसी जंग का मैदान लग रहा था। नवाब बेगम ने मुलाजमा के हाथ पैगाम भेजकर लंच के लिए बुलाया तो वो शावर लेकर चेंज करती फ्रेश सी कमरे से निकली, लेकिन दरवाज़ा अच्छे से बंद करना नहीं भूली थी। तैफूर, एंस, उनकी बीवियाँ और बच्चे सब माया का दिल बहलाने की कोशिश में थे। वो काफ़ी हद तक सब भुलाकर खुश भी हो गई, गुस्सा भी उतार चुकी थी चीज़ों पर, अब हल्की फुल्की हो गई थी। सारा दिन घर वालों के साथ गुजरा, झिझक खत्म हो रही थी। वो शाम के वक्त घर पहुंचा था। कमरे में दाखिल हुआ तो सर चकरा गया। उसका सारा सामान बिखरा हुआ बुरी हालत में पड़ा था। कुछ देर समझ नहीं पाया कि हुआ क्या। अचानक उसका दिमाग बेदार हुआ। शब्बो, नूरी! वो बाहर निकलकर जोर से चीखा। अपने नाम की पुकार पर दो मुलाजमाएं भागती उसके सामने पहुंची। अपने कमरे की तरफ आती माया उसकी जोरदार धाड़ पर वहीं सीढ़ियों पर सहम कर रुक गई। वो ये क्या कर बैठी थी? शब्बो, कमरा ठीक करवाएं अभी। नूरी, अपनी छोटी बीबी को बुलाकर लाएं जरा, उसने संजीदगी से हुक्म दिया। शब्बो ने तेजी से दो मुलाजमाओं को बुलवाकर कमरा साफ करना शुरू किया। जबकि नूरी उसे बुलाने उसकी तरफ आई तो सीढ़ियों पर जमी खौफजदा सी माया को देख हैरान हुई। छोटी बीबी, आपको छोटे नवाब बुला रहे हैं। नूरी ने हैरत से उसे पैगाम दिया तो अपने कमरे के बाहर टहलता तेहाम चौंक कर उसकी तरफ आया। इधर आओ माया। माया को पलट कर जाते देख कर उसने पुकारा तो वो रुक कर रूहानसी होकर उसे देखने लगी। तेहाम ने हाथ बढ़ाया तो वो बेबसी से सीढ़ियों के कुछ स्टेप्स चढ़कर उसके पास आई। वो उसकी कलाई थाम कर दूसरी तरफ ओपन टेरेस पर ले गया। वो बेजान गुड़िया से किसी मुजरिम की तरह सर झुकाए चलती जा रही थी। मौसम बदल रहा था। टेरेस पर ठंडी हवा चलती कपकपाने पर मजबूर कर रही थी। माया का दिल रुक गया। वो ज़रूर उसे इस सब फैलावे पर डांटने वाला था। वो लकड़ी की डोरियों से बनी गहरी इजी चेयर सीधी करके उसे बिठा गया। लगता है मुझे बहुत याद किया सारा दिन, मेरे बगैर दिल नहीं लगता ना तुम्हारा। उसके ऐन सामने करीब अपनी चेयर करके रख कर बैठते हुए वो बोला। नहीं, कब याद किया? वो हवनक से उसका मुंह देखने लगी। क्या कमरे का फैलावा देखकर पागल हो चुका है वो? इस बार हाथ खींचने की बजाय वो चुपचाप उसे देखती रही। आखिर वो उसे छू कर ही खुश क्यों रहता था? उसकी खुशी अजीब थी। तुमने कमरा क्यों फैलाया? मेरे ड्रेसेस ज़ाया किए? गुस्सा हो, नाराज़ हो? मुझे तो लगा मेरी याद में किया है। तुम क्या कहती हो? तेहाम ने हवा से उड़ते उसके बालों को समेटकर दुपट्टा ओढ़ाया। ऐसा लगता था उसके सामने एक जीती जागती कांच की गुड़िया बैठी है जो खुद कुछ नहीं कर सकती, जिसे बस वही संभाल सकता है जो उसकी मिल्कियत है। और ये एहसास नवाबजादा तेहाम तैमूर के लिए कितना दिलकश और पुरसकून था वो बयान नहीं कर सकता था। मेरी ग्रैनी मामा को क्यों ले गए? उन्हें ले आओ, वो खफकी और उदासी से बोली। जिस्म लम्हा ब लम्हा सर्द पड़ती हवा से कपकपा रहा था। खौफ कहीं दूर जा सोया। वो गुस्सा नहीं कर रहा था, बात कर रहा था। माया को लगा कि अम्मा ताजा ठीक कहती है, वो अच्छा इंसान है। वो बिना झिझके खफकी जाहिर कर गई। तुम्हें ले जाऊंगा 1-2 दिन तक। मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाया, अच्छी सी तैयार होना, फिर तुम्हारी ग्रैनी मामा के पास चलेंगे। उसका चेहरा तकते तेहाम ने नरमी से बताया तो उसकी आंखें जगमगा गईं। वो मुस्कुराते हुए खुशी से सर हिला रही थी। तेहाम उसे तकता चला गया। पहली बार जब यूं मुस्कुराता उसे देखा था तब भी वो उसके दिल को बेकाबू कर गई थी। उस पर तब कोई हक नहीं था, फिर भी दिल चाहा हक जताए। आज इतने वक्त बाद वो वैसे ही मुस्कुराई थी। तेहाम का दिल फिर से बेकाबू होने लगा। बेसाख्ता उसे अपनी तरफ खींचकर खुद से लगाता उसके चेहरे पर झुककर शिद्दत भरा लम्स छोड़ गया। वो उसके हिसार में लरस कर रह गई। उसके अलग होते ही वो घबरा कर लबों पर हाथ रखे फटी फटी आंखों से उसे देखने लगी। अंदर आ जाओ, ठंड लग जाएगी, मैं ज़रा बीजान से मिलने जा रहा हूँ। उससे नज़रें चुरा कर वो बोला और उसे लेकर अंदर बढ़ा। सीढ़ियों के पास हाथ छोड़कर नीचे चला गया। वो भागकर कमरे में पहुंची। कमरा मुलाजमाओं की मेहरबानी से अब साफ हो चुका था। दिल पर हाथ रखती वो सोफे पर सिमट कर बैठ गई। आखिर तेहाम को खुश करना दिन ब दिन मुश्किल क्यों होता जा रहा था? वो बदलता ही जा रहा था, वक्त के साथ कुछ ज़्यादा ही फैलता जा रहा था। दावियाल पर फख्र
बेगम का दबाव बढ़ता जा रहा था। वो शीरीं की शादी उसके साथ कर देना चाहती थी और ये बात पहले तो वो मान भी गया, मगर अब जैसे उसके जिक्र से ही भाग रहा था। शीरीं के सामने बैठ वो माया को सोचता रहता। वो बोलती रहती मगर उसे बस माया की बातें सुनाई देती। माया का रोना, सिसकना, डरना और दावियाल की मिन्नतें करना, उसका सहमा हुआ लहजा, हकला कर कही जाने वाली छोटी छोटी बातें। वो बेबसी से सर पकड़ कर बैठता था। इतनी मुश्किल आन पड़ी थी कि शीरीं से मिलना जुलना छोड़ दिया, मगर इफाका नहीं हुआ। अपनी ज़्यादतियों से आगाही बहुत जानलेवा साबित हो रही थी। वो माया जो उसके सामने होती तो वो नफरत से रास्ता बदल लेता था। वो माया जिस पर उसके पूरा इख्तियार तक दिया गया, वो चाहता तो उसे खुद में समेट लेता, चाहता तो सब भुला देता, मगर उसने नफरत याद रखी, बुग़्ज़ पाला और खुद ही उसे गंवा दिया। अब जब वो सामने नहीं थी, जाने आदत थी या मोहब्बत, अब वो याद आ रही थी बहुत शिद्दत से। उसने सोच लिया वो तैमूर को समझा बुझा कर माया को वापस ले आएगा। अगर वो ना माना तो पैसा दे देगा या शहर में अच्छे घर का लालच, कुछ भी। ग्रैनी मामा उसके पास रह कर आई तो वो बहाने से अम्मा ताजा को खोजता रहा। शायद वो कह दें कि माया की हालत ख़राब है, वो मर रही है, उसे ले आए। मगर वो मुतमईन थी और खुश। वो ठीक है, उसे उन लोगों ने संभाल लिया। उनकी बात उसे अजीब लगी। वो एक देही इलाके के पसमानदा घर में कैसे खुश रह सकती है? उस देहाती उजड़ तैमूर के साथ कैसे ठीक है? वो यकीनन बहुत ख्याल रखता होगा। माया जैसी लड़की जिसके भी पास हो वो बहुत ख्याल और प्यार से ही रखेगा। वो तो नफीस कांच की गुड़िया जैसी नायाब लड़की थी, जिसे पाकर हर बंदा मोहतात हो जाए। एहतियात बरते, ख्याल रखे। तैमूर खुश नसीब था, उसे माया मिल गई। बदनसीब तो वो खुद था जिसने पाकर खो दी। मगर अब मजीद नहीं, वो अपनी बात पर मजीद कायम हो रहा था। माया को लाने के लिए कुछ भी करना पड़े करेगा। तैमूर को उसका माजी बताएगा या माया को ही अपने साथ आने पर मजबूर करेगा। वो कितने दिन उसी बारे में प्लान बनाता बिगाड़ता रहा। फिर उसे दोस्तों की कॉल आई। सब दोस्त एक होटल में मिल रहे थे। शहराम, शामिर और अबीर। उन्होंने तैमूर का जिक्र नहीं किया। वो गेट टुगेदर्स में उसे याद नहीं करते थे। हर बार दावियाल ही बुलाता था, इस बार वो भी नहीं बुला पाया। दिल नहीं माना। उसे देखता तो शायद मार डालता। रकीब लगता था वो। अब माया को कैसे रख सकता है अपने पास? दावियाल ने सौंपी थी, मगर उसने ख्याल क्यों रखा, क्यों खुश रखा? वो होटल में एक टेबल पर बैठे बातें कर रहे थे, मगर दावियाल सोचों में गुम, किसी गहरी सोच में बैठा, गायब दिमाग बना रहा। दावियाल यार कहाँ गुम हो? क्या कहते हो? मेरे दोस्त का फार्म हाउस है, कुछ दिन के लिए चलते हैं वहाँ, ज़रा इंजॉय करेंगे, शिकार करेंगे। शाहमीर ने उसे मुखातिब करते मायनी खेजी से आंख मार कर कहा तो बाकी सब कहका लगा गए। दावियाल उसकी बात सुन ही नहीं रहा था। उसकी नज़रें तो सामने ही टेबल पर नवाब सिकंदर के साथ बैठे तैमूर पर जम गई। फॉर्मल ग्रे टू पीस में बालों को जल से सर पर पीछे को सेट किए वो कोई और ही शख्सियत लग रहा था। सांवला चेहरा बेहद वजी और साफ गंदमी रंगत में ढला हुआ था। चेहरे पर हल्की शेव और संजीदा तासुरात। वो बेहद दिलकश और काबिल तवज्जो लग रहा था। वो तैमूर है ना? दावियाल ने बेसाख्ता अपनी जगह से उठकर कहा। उसके सवाल पर सबने चौंक कर उसकी तरफ देखा और हैरत से मुंह खुल गए। वो बेशक तैमूर ही था, मगर हुलिया लगता है नवाब साहब के यहाँ काम करने लगा है। देखो कैसे बदल गया यार। शहराम ने अंदाज़ा लगाया। तभी तैमूर की नज़र उन पर पड़ी तो चौंका और उन्होंने देखा था वो बेचैन सा पहलू बदल गया। शायद वो किसी बिजनेस लंच के लिए वहाँ बैठे थे। उनके साथ मौजूद दूसरे 3-4 लोग फ्री होकर उठ खड़े हुए, साथ में वो भी उठ हुए। तैमूर मुसलसल उनसे नज़रें चुराता अनजान बन रहा था। ये कुछ छुपा रहा है साला, अब इसके मिजाज नहीं मिल रहे। कोई लॉटरी जीती है क्या? वो सब जलते भुनते तैमूर का इग्नोर करना देख रहे थे। दावियाल झटके से उसकी तरफ बढ़ा। अगर वो कुछ छुपा रहा है या वो कोई धोखा दे चुका है तो दावियाल उससे सवाल करेगा। उसके पास माया थी, वो उसे जाने नहीं दे सकता था। ओके, सी यू अगैन नवाब साहब। सी यू सर। वो बंदे नवाब सिकंदर और तैहाम से हाथ मिलाकर आगे जा चुके हुए थे जब दावियाल और उसके पीछे बाकी सब भी उनके सर पर पहुंचे। हेलो नवाब साहब, कैसे हैं? तैमूर, तुम यहाँ? वो नवाब साहब से मिलकर अब तैमूर को देख रहे थे। नवाब सिकंदर उन्हें पहचान गए थे। वो तैहाम के वही दोस्त थे जो नवाब हवेली भी आए थे। मैं ठीक, आप सब ठीक हैं? वो खुशदिली से मिले। तैहाम चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बेचैन खड़ा था। वो अपनी असलियत नहीं खोलना चाह रहा था। हम फिट, तिमी कैसे हो? जॉब कर ली क्या? वो सब मज़े से उनके पास बैठकर बोले। दावियाल उसे घूर रहा था और साफ जाहिर था तैमूर भी उसे इग्नोर कर रहा है। उसकी जुर्रत पर वो तप गया। फ़ाइन, जी हाँ, तैमूर ने मुख्तसर जवाब दिया। हमारे साथ फैमिली बिजनेस संभाल रहे हैं आपके फ्रेंड, और माशाल्लाह बहुत अच्छे से। नवाब साहब के लहजे में फ़ख्र था उसके लिए। हम चलें, अब देर हो रही है। तैहाम ने बाप को मज़ीद बोलने से रोकना चाहा। कहाँ भाई, कुछ देर बैठो। और नवाब साहब वाकई ज़हीन तो ये हमेशा से था। ये तो आपका बड़ापन है, इसे हमेशा अपने साथ रखते हैं।
अबीर ने उसकी तरफ मुस्कुरा कर देखते कहा, बेटा बड़ापन नहीं इनका हक है, ये हमारे सबसे छोटे बेटे हैं और इस बिजनेस में बराबर के हिस्सेदार। नवाब साहब ने मुस्कुराते हुए उनके सरों पर धमाका किया। तेहाम ने सर्द आह भरी। वो जानता था अबीर की ये बात बाबा साहब को बुरी लगेगी, वो उसके ड्रामे में साथ नहीं देंगे और वही हुआ। क्या मतलब? यानी तैमूर क्या क्या हमेशा से? शाहमीर की जुबान लड़खड़ाई थी। दावियाल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। अब उसे लगा कि माया को वो फिर से खो चुका है, अब वाकई खो चुका है। बस तैमूर तो इनके महरूम बाबा का नाम है। शाहमीर की जबान लड़खड़ाई थी। दावियाल तो जैसे पत्थर का हो चुका था। उसे लगा माया को फिर से खो चुका है, अब वाकई खो चुका है। तैमूर तो इनके मरहूम बाबा का नाम है। ये नवाबजादा तेहाम तैमूर है। जी हाँ बेटे, हमेशा से हमारे बेटे थे। बचपन से ही गरीब बनकर रहने का अजीब अजीब शौक है इन्हें। नवाब साहब बोल रहे थे। वो भी तंग आ चुके थे तेहाम की ड्रामेबाजियों से। उनके सामने कई बार लोग तेहाम को इज्जत नहीं देते थे, कमतर समझते थे और शायद फ़र्क नहीं पड़ता था उसे। मगर अब नवाब सिकंदर को तकलीफ़ पहुंचती थी इस सबसे। तेहाम उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ था। हवेली में उसकी बात को सबसे ज़्यादा अहमियत हासिल थी और वो चाहते थे हर जगह उनके बराबर तेहाम की इज्जत की जाए। अब चलते हैं, देर हो गई है, फिर मिलेंगे। तेहाम जल्दी से उठ खड़ा हुआ। नवाब साहब भी सर हिलाकर उठे। वो चारों ट्रांस किसी कैफियत में उठे। वो इतने बड़े नवाब का बेटा उनके दरमियान क्या बनकर रहता था? हैरत थी, सदमा और बेयकीनी।